2025 में आई इस फिल्म के ज़ॉम्बीज न सिर्फ तेज हैं, बल्कि इतने फुर्तीले हैं कि दौड़ते जहाज को भी कुछ ही मिनटों में पकड़ सकते हैं। और तो और, कुछ ज़ॉम्बीज अब थोड़े चालाक भी हो गए हैं। वो अपनी गंध सूंघने की ताकत से मीलों दूर दुश्मनों का पता लगा सकते हैं और इंसानों द्वारा बनाए गए मजबूत किलों को भी चुटकियों में ढहा सकते हैं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, सीधे फिल्म की शुरुआत करते हैं। एक छोटा लड़का घर पर बैठा कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज़ फ्लैश आने लगती है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में एक अज्ञात वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस लोगों को चंद मिनटों में खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल रहा है। वायरस की रफ्तार इतनी तेज है कि कई शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब ध्यान से देख ही रहा होता है कि ऊपर वाले कमरे से कोई आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे डरते हुए ऊपर जाता है तो पता चलता है कि ये सब उसकी बड़ी बहन की शरारत थी। इसी बीच उनके पिता का वीडियो कॉल आता है। वो ड्यूटी पर बाहर हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो बच्चों को लेकर तुरंत शहर छोड़ दें और किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं, क्योंकि अब ये शहर भी ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका है। छोटी बेटी ए भी अपने पापा के हाथ में बंधा अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर मुस्कुराती है। उधर माँ ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया है। बाहर चीख पुकार मची हुई है, इसलिए वो एक पल की भी देरी नहीं करती और दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। जैसे ही वो तीनों कार के पास पहुंचते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ पर झपट पड़ता है। ए भी फौरन कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी देखती है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और ए बी की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और एक अजनबी अंकल किसी फरिश्ते की तरह आके ए बी को बचा लेते हैं। फिर वो उस लड़की से कहते हैं कि वो अपने कान बंद कर ले और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को गोली मार देते हैं। अब कहानी में 10 साल आगे का समय दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जहाँ कभी शानदार शहर हुआ करते थे, अब वहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। वही छोटी लड़की ए बी अब जवान हो गई है। अंकल कैशियस ने उसे ट्रेनिंग देकर एक जंगल की जांबाज योद्धा बना दिया है। जंगल में इतने साल रहने के बाद ए बी को अब इंसानों के साथ रहने की तड़प सी है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि उसे कहीं कोई इंसानी बस्ती मिले जहाँ वो रह सके। लेकिन कैशियस के मुताबिक सबसे सुरक्षित जगह एक दूर दराज का वीरान द्वीप है, जो मुख्य भूमि से बहुत दूर है। एक रात अंधेरे में अलार्म की आवाज़ सुनकर कैशियस जाग जाता है। वो सावधानी से अपने तंबू से बाहर आता है और तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। कैशियस बिना वक्त गंवाए गोलियां चलाता है और उसे ख़त्म कर देता है। इस हमले से दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी आमतौर पर झुंड में आते हैं। इसका मतलब है कि आसपास और भी ज़ॉम्बीज़ ज़रूर होंगे। इसीलिए वो सुबह होने से पहले ही अपना सामान समेटने लगते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। रास्ते में उनके घोड़े अचानक हिनहिनाने लगते हैं। कैशियस तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि खतरा बहुत पास है। चारों ओर नज़र घुमाने पर उन्हें दूर एक जीप दिखती है, जो ज़ॉम्बियों से घिरी हुई होती है। कैशियस पहले इसे नज़रअंदाज करना चाहता है, लेकिन ए बी बिना कुछ कहे एक गोली चला देती है। अब उन्हें मजबूरी में बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी ख़त्म करना पड़ता है। ज़ॉम्बी साफ करने के बाद दोनों जीप के पास जाते हैं और वहाँ से ज़रूरी सामान उठाने लगते हैं। कैशियस मरे हुए एक आदमी के जूते पहन लेता है और तभी उसे जीप के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ये मरे हुए लोग अकेले नहीं थे, उनके और भी साथी आसपास हो सकते हैं। कैशियस तुरंत फैसला करता है कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक कुछ SUV गाड़ियां तेजी से वहां आ जाती हैं और हथियारों से लैस कई लोग उन्हें घेर लेते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग कैशियस के उतारे हुए जूते ढूंढ निकालते हैं और यही सोचते हैं कि इन दोनों ने ही उनके साथियों को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है, तभी एक गर्भवती महिला गाड़ी से नीचे उतरती है। वो अपने साथियों से कहती है कि ए बी और कैशियस को जाने दो। अभी माहौल थोड़ा शांति हुआ था कि काला घोड़ा एक बार फिर चेतावनी देता है। अगले ही पल दूर जंगल से जोरदार दहाड़ की आवाज आती है और देखते ही देखते बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी घाटी की दीवारों की तरफ बाढ़ की तरह टूट पड़ते हैं। लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो अपने हथियार निकालकर वहीं मोर्चा संभाल लेते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी ऐसी थी जो समझदारी से सब कुछ देख रही थी। वो अपने साथियों को लड़ते हुए गौर से देख रही होती है। बाकी बचे लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और धीरे धीरे उनकी संख्या घटने लगती है। एक ताकतवर आदमी भी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन तब तक उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। उधर ए बी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठा देती है। कैशियस पीछे हटते हुए लगातार लड़ रहा होता है और आखिरकार उस चालाक ज़ॉम्बी महिला को भी मार देता है। इसके बाद वो तेजी से जीप स्टार्ट करता है और पूरे ज़ॉम्बी झुंड से बाहर निकल जाता है।
उधर एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर ऐसी दहाड़ लगाता है जैसे वो उसकी पत्नी रही हो। इधर कैसियस गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बी से बचाकर एक सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि ये लोग शिपन नाम की एक सेफ जगह की ओर जा रहे थे। ये सुनकर एबी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां वो बचपन से जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैसियस गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरता है और अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वो एक मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स की कमी के कारण वो गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। मजबूरी में कैशियस और बाकी सभी पैदल चलने का फैसला करते हैं। वे पहाड़ी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एबी के जन्म स्थान वाले शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें आज भी खड़ी हैं, मगर चारों ओर सिर्फ मौत सी खामोशी फैली है। कैशियस एक ऐसी इमारत ढूंढता है जो खुली जगह में हो और वहीं रात गुजारने का निर्णय लेता है। वो पहले अच्छे से जांच करता है कि आसपास कोई खतरा ना हो। जब सब कुछ ठीक लगता है तो वे लोग आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। एबी शिपिन नाम की जगह को लेकर काफी उत्साहित है। गर्भवती महिला पहले ही वहां वायरलेस के जरिए संपर्क कर चुकी थी। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, शिप टाउन कई बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाई गई एक जगह है। ये ज़मीन से जुड़ी नहीं है, इसीलिए ज़ॉम्बी हमलों से काफ़ी हद तक सुरक्षित है। वहाँ पानी और खाना भी भरपूर है। यही वजह है कि बचे हुए लोगों के लिए ये एक सपनों की जगह बन चुकी है। एबी की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, लेकिन कैशियस इस सब में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है और वो बाहर जाकर सुरक्षा के और इंतजाम करना चाहता है, जैसे कि अलार्म सिस्टम और बम ट्रैप्स लगाना। जब सब सेट हो जाता है तो कैशियस अपना अगला प्लान बताता है। वो मैगिन यानी गर्भवती महिला और डेविड को एक निश्चित दूरी तक छोड़कर आएगा, फिर उसके बाद वे सब अपनी अपनी राह पर चले जाएंगे, क्योंकि कैशियस का असली टारगेट है दूसरी दिशा में स्थित एक बंदरगाह। यह सुनकर एबी बहुत उदास हो जाती है। वो चुपके से कैशियस के पास आती है और उससे बहस करने लगती है कि वो उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं चलना चाहता। कैशियस बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देता है, जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां खतरे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मगर एबी को इंसानों की ये बुराई और कैशियस की सोच बिल्कुल समझ नहीं आती। वो उससे जोरदार बहस करती है और फिर गुस्से में अकेले छत पर जाकर रात बिताने के लिए चली जाती है। मगर उसे और कैशियस को ये नहीं पता होता कि वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अब उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच चुका है, उसकी गंध को सूंघते सूंघते। ऐसा लगता है जैसे उस ज़ॉम्बी सरदार ने अब कैशियस से सीधा टकराने का इरादा बना लिया है। अगली सुबह एबी अपनी बचपन की तस्वीरों को देख रही होती है। तभी नीचे पेड़ों से सरसराहट की अजीब सी आवाज़ आती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर तक घुस चुके हैं। वो सबको सतर्क करने के लिए नीचे दौड़ती है, मगर रास्ते में ही उसका सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है। हालांकि वो फुर्ती से रिएक्ट करती है और पीछा कर रहे एक ज़ॉम्बी को चकमा दे देती है, लेकिन इस कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसी वक्त कैशियस फिर से अचानक सामने आता है और एक बार फिर उसे समय रहते बचा लेता है। कुछ ही देर में वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, मगर वे सब पहले से लगाए गए ट्रैप्स में फंस जाते हैं। तेज धमाके होते हैं। कैशियस आवाज़ सुनते ही समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ चुके हैं और ये हमला सिर्फ शुरुआत है। उसी पल एबी को याद आता है कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा हवाई अड्डा है जहां उसके पापा उसे अक्सर घुमाने ले जाते थे। वो सोचती है शायद वहां अब भी कोई हवाई जहाज बचा हो जिससे वे कई दिन का सफ़र बचा सकते हैं। कैशियस को पहले तो ये सुझाव बेकार लगता है, लेकिन एबी के बार बार जिद करने पर वो राज़ी हो जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें वो छोटा हवाई अड्डा दिखाई देता है, लेकिन वहां पहुंचते ही सबका दिल टूट जाता है। पूरा एयरफील्ड सुनसान पड़ा है और कहीं कोई जहाज नजर नहीं आता। मगर एबी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे याद है कि उसके पापा ने एक प्राइवेट हैंगर लिया था जो अब एक छोटे से टीले जैसा दिखता है, काफ़ी छिपा हुआ। वो पुराने तरीके से हैंगर का दरवाज़ा खोलती है और वाकई उसके पिता का छोटा हवाई जहाज़ आज भी वहीं खड़ा होता है। एबी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। आखिरकार उसने कैशियस के सामने अपनी बात सही साबित कर दी। हालांकि ये हवाई जहाज़ काफ़ी वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए डेविड कहता है कि इसे उड़ाने से पहले इसकी मरम्मत ज़रूरी है। कैशियस और एबी पास ही की एक ऊंची इमारत पर निगरानी के लिए चले जाते हैं। वो ठीक से बैठे भी नहीं होते कि उन्हें दूर से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। कैशियस बिना वक्त गंवाए नीचे दौड़ता है और मेगन और डेविड को चेतावनी देता है। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट है उड़ान भरने के लिए, चाहे मरम्मत पूरी हुई हो या नहीं। ज़ॉम्बी को पास आते देख एबी अपने सारे डर और संकोच एक तरफ रख देती है और अपनी बचपन की धुंधली यादों के सहारे प्लेन को स्टार्ट करने में जुट जाती है।
उधर ज़ॉम्बी अब रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार किसी प्रोफेशनल धावक से कम नहीं, वे लगभग प्लेन को पकड़ ही लेते हैं। तभी कैशियस एक ज़ॉम्बी को, जो जहाज़ पर चढ़ रहा होता है, निशाना लगाकर गोली मारता है। एबी आखिरकार पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और प्लेन को हवा में उड़ा देती है। नीचे खड़ा काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी सरदार आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक साथ कई जज्बात होते हैं, गुस्सा, हार और शायद थोड़ा दुख भी। हवाई जहाज़ में बैठे सभी लोग बेहद खुश हैं। अब उन्हें लगने लगता है कि वे जल्द ही शिप टाउन पहुंच जाएंगे, वो जगह जो अब भी एक उम्मीद है। मगर अगले ही पल प्लेन के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगता है। फिर प्लेन असंतुलित होकर ज़मीन की ओर गिरने लगता है। किस्मत अच्छी थी, प्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था और कई बार टकराने की वजह से उसकी रफ्तार भी कम हो गई थी। चारों को सिर्फ मामूली चोटें आती हैं, लेकिन अब प्लेन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और दोबारा उड़ान के लायक नहीं बचा। उन्हें आगे का सफ़र अब पैदल ही तय करना होगा। चलते चलते वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। चारों तरफ शांति है, कोई ज़ॉम्बी नज़र नहीं आता। सब कुछ चेक करने के बाद कैशियस फैसला करता है कि आज रात यहीं रुकना सबसे सुरक्षित रहेगा। अब उनका अगला लक्ष्य साफ है, बंदरगाह और शिप टाउन। शिप टाउन अब बस पहाड़ के दूसरी तरफ है। चारों कुछ दूर तक साथ चलते हैं। अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर डेविड थोड़ी देर को मुस्कुरा देता है, फिर चुपचाप एक तरफ खिसककर एक खाली डिब्बे में चला जाता है। वो अपनी पैंट की टांग ऊपर करता है और वहां एक भयानक निशान दिखाई देता है। असल में उसे कुछ दिन पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेविड जानता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो खुद को गोली मारने का सोचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी पत्नी के पेट पर जाती है, वो अपना इरादा बदल देता है। अगली सुबह कैसियस को डेविड के हाव भाव कुछ अजीब लगते हैं। वो मौका देखकर उसकी पैंट की टांग ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का घाव देख लेता है। मगर तभी आगे चल रही एबी उसे जल्दी चलने के लिए आवाज़ देती है। कैसियस डेविड को उसी वक्त मारने का इरादा त्याग देता है। चलते चलते रात हो जाती है और रास्ते में उन्हें एक पुराना सा फार्म हाउस दिखता है। कैसियस चुपचाप बंदूक निकालता है और सतर्कता से आगे बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगे एक स्पीकर से चेतावनी की आवाज़ गूंजती है। उसमें कहा जाता है कि अगर तुम अंदर आना चाहते हो, अपनी मंशा साफ करो। एबी आगे बढ़कर शांत लहजे में कहती है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब घर के अंदर मौजूद आदमी को पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है, तो उसका शक दूर हो जाता है। वो सबका हथियार जमा करवा लेता है और फिर एक बुजुर्ग आदमी सबको अंदर आने का न्योता देता है। इस फार्म हाउस में सोलर पावर सिस्टम है और बारिश के पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाया गया है। एबी को आखिरकार गर्म पानी से नहाने का मौका मिलता है। फिर सब एक साथ बैठकर स्वादिष्ट रात का खाना खाते हैं। कैसियस अपना लैपटॉप चार्ज करता है, जिसमें उसकी बीती जिंदगी की तस्वीरें हैं। उनमें से एक उसकी पत्नी की है जब वो गर्भवती थी। उन्हें देखते हुए वो भावुक हो जाता है और फिर जाकर मैगन से कहता है कि उसने अब अपना इरादा बदल दिया है। वो पहले उसे शिप टाउन छोड़कर आएगा और फिर एबी के साथ मिलकर बंदरगाह की तलाश करेगा। इतने में घर का मालिक सबको शराब ऑफर करता है। कई दिनों बाद सब पहली बार चैन से बैठकर बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का रुख अजीब हो जाता है। घर का बुजुर्ग मालिक अचानक कहता है, ज़ॉम्बी इंसान की अगली स्टेज हैं। वो असली शिकारी हैं और अब धरती पर उन्हीं का राज होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों ने एक दौर में लालच में आकर बाकी जानवरों का शिकार किया था। ये सुनकर सबके चेहरे सन्न रह जाते हैं। सिर्फ डेविड है जो अब खुद को और भी बीमार महसूस कर रहा होता है। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर चला जाता है। उसके शरीर में वायरस अब पूरी तरह फैल चुका होता है। कुछ देर बाद जब डेविड वापस हॉल में आता है तो हैरान रह जाता है। कैशियस और बाकी दोनों बेहोश पड़े होते हैं। घर का मालिक तुरंत अपने हाथ में पकड़े एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत तेज कमजोरी महसूस होती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जब वो दोबारा होश में आता है तो देखता है कि उसे और उसके साथियों को कहीं ऊपर से लटका दिया गया है। असल में घर के उस बूढ़े मालिक ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो आदमी दरअसल एक वैज्ञानिक था। कई सालों की रिसर्च के बाद उसने एक खास डिवाइस तैयार किया है जो बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से ज़ॉम्बीज़ के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए कैशियस और बाकी लोग महज एक प्रयोग हैं। इतना कह के वो साइंटिस्ट पीछे रखे एक पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें उसकी पत्नी बंद है, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो स्विच घुमाकर डिवाइस को एक्टिव करता है और ज़ॉम्बी औरत सच में कैशियस पर हमला कर देती है।
लेकिन तभी वायरस से मिली ताकत की वजह से डेविड अपनी रस्सियां तोड़ देता है और डिवाइस के असर को झटकते हुए बंधे हुए कैशियस और बाकी लोगों को बचा लेता है। इस पूरे केओस को देख घर का मालिक फौरन भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अब कैशियस वहां और नहीं रुकना चाहता। वो सबको लेकर एक गाड़ी में बैठता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वो साइंटिस्ट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने डिवाइस के जरिए ज़ॉम्बी के एक पूरे झुंड को कंट्रोल करता है और उन्हें कैशियस की गाड़ी के पीछे भेज देता है। कैशियस जितनी हो सके गाड़ी की रफ्तार तेज करता है, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, बाइक से भागने का। डेविड जानता है कि उसके पास अब बहुत कम वक्त है। वो खुद पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। वो अपनी पत्नी से कुछ अंतिम बातें करता है और फिर हिम्मत दिखाकर सीधे ज़ॉम्बी झुंड के बीच में कूद जाता है। हालांकि उसका बलिदान ज़ॉम्बी को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रोक पाता है। उधर कैशियस मैगन को अपनी गोद में उठाए हुए पीछे हटता है। ज़ॉम्बी बस उनके पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी एबी की नज़र सामने जाती है और वो देखती है कि सामने एक इंसानी चौकी है। एबी पहचान जाती है, यही तो है शिपटाउन। चौकी पर तैनात सिपाही आवाज सुनकर अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत अपनी बंदूकें तान देते हैं और हमला करने वाले ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक अपने झुंड को रोक देता है क्योंकि सामने पानी का रास्ता है और वे उसे पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद कैशियस और बाकी लोग नाव के जरिए कैंप के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। मैगन की डिलीवरी का वक्त आ चुका था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। शुक्र है कि शिपटाउन में अस्पताल और डॉक्टर दोनों मौजूद हैं। अगली सुबह एबी और कैशियस इस पूरे कैंप का नज़ारा देखते हैं। कई बड़े जहाज़ों को जोड़कर ये विशाल प्लेटफॉर्म ज़मीन से दूर समुद्र के ऊपर तैयार किया गया है। इसी बीच कैशियस कैंप के इंचार्ज से मिलता है। वो उसका और बाकी लोगों का स्वागत करता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि यहाँ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। कैशियस बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ जाता है। उसे लगता है कि शांति और सुरक्षा किसी सुनसान टापू में ही ज्यादा है। लेकिन एबी का फैसला अलग है। वो यही रुकना चाहती है। उसे अपने हमउम्र लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी डॉक्टर आता है और खबर देता है कि मैगन ने एक नवजात बेटी को जन्म दिया है, मगर डिलीवरी में खून बहुत बहा है और शायद मैगन ज्यादा दिन जिंदा न रह पाए। ये सुनकर कैशियस का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत अस्पताल भागता है। कमरे में मैगन बहुत कमजोर पड़ी होती है। वो अपनी नवजात बेटी को कैशियस को सौंपते हुए कहती है कि वो चाहती है कि बच्ची एबी की तरह बहादुर और आज़ाद बनकर बड़ी हो। कैशियस अपनी मरी हुई पत्नी की याद में डूबा हुआ मैगन की बात मान लेता है। अब उसे पता है कि उसके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उधर एबी पहली बार जिंदगी को खुलकर जी रही होती है। वो एक हैंडसम लड़के के साथ घूमती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग एक साथ हंसते, नाचते और खूबसूरत संगीत में डूबे होते हैं। यही सब देखकर एबी का यहाँ रुकने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। मस्ती के बाद अचानक एबी उस लड़के को अकेले एक केबिन में जाते हुए देखती है। जिज्ञासावश वो भी उसके पीछे जाती है और केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। केबिन तारों और विस्फोटकों से भरा हुआ है। एक वायरलेस ट्रिगर डिवाइस अलग से चमक रहा होता है। तभी वो लड़का दौड़ता हुआ अंदर आता है और बताता है कि उन्होंने शिपटाउन के नीचे बॉम्ब लगाए हैं। अगर कभी ये जगह दुश्मनों के कब्जे में जाती है तो लोग गुप्त रास्तों से निकल जाएंगे और पूरा शहर ब्लास्ट करके तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो सन की साइंटिस्ट अब भी अपनी हार को नहीं पचा पाया था और गुस्से में उसने अपना कंट्रोल डिवाइस उठाया और सीधे उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा से हाथ मिला लिया। साइंटिस्ट की मदद से शिपटाउन का नेचुरल वाटर डिफेंस अब बेकार हो चुका था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज या तो पानी के नीचे से या फिर नावों की मदद से शिपटाउन के अंदर घुसने लगते हैं। अचानक हुए इस हमले में बचे हुए कई लोग तुरंत मारे जाते हैं और जिनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी वे सब ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। इधर कैशियस को एबी की चिंता होती है और वो भीड़ के उलट दिशा में ज़ॉम्बियों से लड़ता हुआ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो डेक पर एबी को ज़ॉम्बी से भिड़ते हुए देखता है, लेकिन तभी एबी जोश में आकर एक ज़ॉम्बी से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब सामने आता है वो साइंटिस्ट जिसे बदला लेना था। अब उसे अपना मौका मिल गया था, मगर कैशियस हार नहीं मानता। वो जोर लगाकर साइंटिस्ट का हाथ पकड़ता है और उसका डिवाइस जमीन पर पटक कर तोड़ देता है।
डिवाइस टूटते ही जॉम्बी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो बूढ़ा साइंटिस्ट उन्हीं जॉम्बीज का शिकार बन जाता है जिन्हें वो अब तक चलाता था। अच्छी बात यह थी कि कैंप में पहले से एक सीक्रेट टनल बनी हुई थी और बहुत सारे लोग उस सुरंग से होकर नदी के पार निकल जाते हैं। जब वे लोग बॉम्ब ट्रिगर करने वाले होते हैं तो वो हैंडसम लड़का उन्हें रोकता है क्योंकि एबी अभी भी उस नाव पर है। कैशियस भागते हुए ज़ॉम्बी राजा पर एक चप्पू से वार करता है। उसी वक्त एबी की नज़र ज़ॉम्बी के हाथ पर पड़े एक ब्रेसलेट पर जाती है, वही ब्रेसलेट जो उसने कभी अपने पापा के लिए खुद बनाया था। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। कैशियस उसे खींचकर सुरंग के अंदर ले जाता है। दोनों को सुरक्षित निकलते देख वो लड़का तुरंत वायरलेस बटन दबाता है और पूरा शिपटाउन एक जलते हुए इन्फर्नो में तब्दील हो जाता है। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ था। कैंप का इंचार्ज लड़खड़ाते हुए आता है। उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। दरअसल लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले ज़ॉम्बी राजा ने उस पर हमला कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी राजा उस ब्लास्ट में भी बच गया था। अब कैशियस आगे बढ़कर उससे सीधी टक्कर लेता है। पीछे एबी जमीन से एक बंदूक उठाती है और जैसे ही ज़ॉम्बी राजा की शक्ल साफ होती है वो पहचान जाती है ये कोई और नहीं, उसका पिता है। लेकिन वो उसके सामने खड़े कैशियस को मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसने उसे पाला, सिखाया और जिंदा रखा। एबी कुछ पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन फिर अपना फैसला कर लेती है। वो गोली चला देती है और ज़ॉम्बी राजा हमेशा के लिए ढेर हो जाता है। आखिरकार वो अब उसका पिता नहीं रहा। फिल्म के अंत में कैशियस बचे हुए लोगों को लेकर समुद्र में दूर एक सुनसान द्वीप की ओर देखता है, जहां से इंसानियत की एक नई शुरुआत होगी। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि कैशियस ने पहले जिस महिला ज़ॉम्बी को मारा था वो शायद एबी की माँ थी। बस पूरी फिल्म इत्तेफाक और भावनाओं से भरी हुई एक ज़बरदस्त जर्नी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।